नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में आज खास मेहमान हैं। मेहमान आपके लिए हैं, दर्शकों के लिए हैं, नहीं तो ये खुद होस्ट हैं। ये आप लोगों तक कई सारे एपिसोड, कई तरीके के प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचते रहे हैं। पसमानदा और देश की तमाम सारे विमर्शों को लेके आपके बीच जाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, उस पर पसमानदा का पक्ष क्या है उसको रखते हैं। आज उनसे ही आप तमाम सारे लोगों के माध्यम से कुछ सवाल है जो बीतते हुए साल के अंत में हम मिल रहे हैं इनसे, और ये जानेंगे कि इन्होंने इतने दिनों में अपनी जो यात्रा थी ये पसमानदा विमर्श की, वो कहाँ तक तय की है, उसमें क्या क्या समस्याएं आई है, उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। एक व्यक्ति के लिए हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, इन्हें भी उतने ही समय मिलते हैं। उसमें ये लिखते भी हैं, उसमें ये वीडियो भी बनाते हैं, उसमें आप लोगों से संवाद भी करते हैं, और जाहिर सी बात है कि अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी भी करते हैं। तो आप के परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग भी पसमानदा डेमोक्रेसी देखते हैं, सुनते हैं, वो लेनिन मौदूदी या अब्दुल्ला मंसूर के नाम से भलीभांति परिचित हैं। वो दूसरी बात है कि आपके चेहरा से कुछ लोगों को ये लगता है कि आप बहुत, जो आपको नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, कि आप बहुत सीनियर व्यक्ति होंगे, 40-50-55 साल के होंगे। लेकिन वो मिथ भी टूटेगा। आप अपने बारे में बताइए कि ये यात्रा कैसे शुरू होती है, और आप, जाहिर सी बात है, काफ़ी दिन से आप लिख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो इतने पहले आपकी ये प्रगल्भता कैसे आपको आ गई? अच्छा, ये मुझे लगता है सबसे पहले सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम अब्दुल्ला मंसूर है, और जैसा कि बताया कि लेनिन मदूदी के नाम से पहले था, तो वो लेनिन और मदूदी वाला जर्नी बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ से ये बात सब शुरू हुई। तो मदूदी, जैसे आपको पता ही होगा, जमात इस्लामी के फाउंडर थे, और उनका जो विचार था अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून, तो उस विचारधारा से भी एक वक्त में जुड़ाव रहा है। और फिर लेनिन का भी जो जर्नी है, वो उसको सब पता है। वो कम्युनिस्ट नेता थे हमारे, जो है आइकन थे। तो इन दोनों को जोड़ के मैंने एक नाम बनाया था, तो वो नाम ही इंटरेस्टिंग है। वो नाम ही एक वक्त में मेरी पहचान में जो जर्नी है उसको बताता है। तो शुरू में जैसे कोई भी घेटो में, जिस तरह के घेटो में मुस्लिम बच्चे रहते हैं, घेटो नहीं भी बोले तो बोले मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अगर आप हैं, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक रहती है। और सिक्योरिटी किस बात पे रहती है कि हम बोल सकते हैं कुछ भी, चाय की दुकान पे कहीं खड़े होकर बोल सकते हैं, हम सरकार को भी कुछ बोल सकते हैं, ये इसकी सिक्योरिटी रहती है। और पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है, इस बात की चर्चा भी रहती है, और पूरी दुनिया उम्मत है, इस बात की भी बात होती है। तो ये सब चीज़ें इसी सब से आज भी, कल भी इसी तरीके से अपब्रिंगिंग होती है। और जो अशराफिया जो नज़रिया है, अशराफिया नज़रिया क्या है, जो हम बार बार बोलते हैं कि पसमानदा नज़रिया या अशराफिया नज़रिया, अशराफ खुद को नागरिकता की भाषा में बात नहीं करता। वो बात करता है कि मुस्लिम और हिंदू दो कौम है, और उसको उसी नज़रिए से वो पूरे डिबेट को देखता है। उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो इसी तरीके का कि हमारी कल्चर अलग और तुम्हारा कल्चर अलग, हम अलग तुम अलग, ठीक है। तो वो जो जिन्ना वाली जो लाइन थी, वो ऐसा नहीं कि एक दिन पैदा हो गई, शाह वलीउल्लाह से वो लाइन चल रही है। तो ये बात थोड़ा सा कहीं और चली जाएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यही नज़रिया हम पर थोपा गया। मतलब अशराफ अपनी संस्कृति, अपने अनुभव को पसमानदा पर थोप दिए। हम जिस इलाके में रह रहे हैं, साड़ी बनाते हैं, और साड़ी हमारी औरतें नहीं पहनती है ना, एक वक्त में पहना करती थी। हम जब बात करते हैं अपने बड़ों से, तो पता चलता है, जैसे मुझे याद है मेरी नानी पहना करती थी, और भी लोगों से बात करते वैसे पता चलता है पहना करती थी। लेकिन अभी ये नहीं है। तो माहौल में जब हम बड़े हो रहे थे, तो 12th तक तो मैं अपने शहर में ही रहा। उसके बाद मुझे JNU में मसूद फलाई साहब के पास में आया, तो वहाँ पर पहली बार कास्ट के ऊपर हमारी बातचीत शुरू हुई। उससे पहले तक ये मतलब कोई मुद्दा ही नहीं था। उससे पहले जो मुद्दा था, जैसे मैंने बताया, अशराफिया राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान के दायरे में रह के हमको बात करना सिखाती है, और सारे मुसलमान पिस रहे हैं, सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं, और यही नैरेटिव चलता है। तो जब मैं पहुंचा मसूद फलाई के साथ, तो वहाँ पे मैंने
कुछ किताबें पढ़ी। पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो मसावात की जंग पढ़ी, अली अनवर साहब की, और उस किताब ने सोचने पर मजबूर किया। लेकिन उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही था कि ये जो बात लिख रहे हैं वो बात सच नहीं है, दरअसल ये राज्यसभा जाने के लिए इन्होंने ये सब चाल चली है, इनका अलग मकसद होगा, कोई इस्लाम के दुश्मनों से मिल गए हैं। ये एक नैरेटिव है ना कि कुछ एक साजिश चल रही है इस्लाम के दुश्मनों की और वो हमेशा तोड़ना चाह रहे हैं। और ये इतना पावरफुल नैरेटिव है कि ऐसा हर जगह, मदरसे से लेके मस्जिद से लेके हर जगह हमको ये कहानी सुनने को मिलती रहती कि यहूदी लगे हुए हैं, तो नसरानी मतलब ईसाई लगे हुए हैं, तो फिर आरएसएस वाले लगे हुए हैं, तो मतलब सब लगे ही हुए हैं, सब साजिश कर ही रहे हैं, बस हम ही नालायक कि हम साजिश नहीं कर पा रहे हैं किसी के खिलाफ। तो ये वाली बात जो है, ये नैरेटिव था दिमाग में, यही चलता रहा। लेकिन जब सवाल पैदा होने लगते हैं ना तो फिर वो रुकते नहीं हैं। अच्छा, इत्तेफाक से फिर मेरे सोशोलॉजी में जामिया में एडमिशन हो गया। निसात कैसर साहब हमारे टीचर थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे सवाल पैदा किए दिमाग में। लेकिन फिर भी उस टाइम तक मैं SIU मतलब जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है वहाँ पे मेरा आना जाना था, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत थी। तो मैं इन सब सवालों को अंत में लाके इस्लाम के दायरे में ख़त्म कर देता कि दरअसल अगर हम सही इस्लाम की तालीम दे दें तो बात ख़त्म हो जानी है। लेकिन फिर जो है अभी तक मेरा अब भी कास्ट के ऊपर वैसी फीलिंग नहीं थी। फिर लेकिन समझ में आया कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना, गरीब हैं लोग, मजलूम हैं, इन लोगों का इंसाफ कौन करेगा। तो क्योंकि मैं बताया कि मैं JNU में रहता था, तो वहाँ पे कम्युनिस्टों का जोर था। तो वहाँ पर मोना दास का उस टाइम कैंपेनिंग चल रही थी। तो मैं JNU में खड़ा था, मेरे पास आई मोना दास और बोली कि अपना पर्चा दिया कि भाई मुझे वोट करिए। मैंने बताया कि मैं JNU का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जामिया का हूँ। तो कोई बात नहीं, हम तब भी कॉमरेड हैं। तो ये शब्द ही मुझे बहुत प्यारा लगा कि यार ये कॉमरेड क्या होता है। तो फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है फिर कॉमरेड। फिर थोड़ा सा अच्छा, उनके जो नारे होते हैं ना, वो नारे बड़े मज़ेदार नारे होते हैं, अपीलिंग होते हैं। वो डब्ल्यू बजाओ जाके, चलते भी बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो मंजिल है, कैसे कि मैं भूल गया है ना, वी शैल फाइट वी शैल विन करके, इस तरीके के नारे थे। तो वो बड़े मज़ेदार नारे, ऐसा लगता था कि मतलब कुछ हो ही जाना है यहाँ पर, तो मतलब क्रांति आ ही जानी है। अच्छा, वो लेनिन को ज़्यादा प्रमोट करते थे ना, कार्ल मार्क्स से ज़्यादा लेनिन को इसलिए प्रमोट करते क्योंकि लेनिन ज़मीन पर क्रांति लेके आए ना। तो उसके एक कदम आगे दो कदम पीछे ये सब उसके पम्पलेट थे, इस तरह पढ़ने को मिले थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। और भी युवाओं से संवाद, इस तरह करके वो लोग जो पम्पलेट बांटते थे ना, जो दो रात के खाने के समय JNU में वो बढ़ते थे, और बड़े मज़ेदार, जो उसको लिखने वाला समझिए जो PhD कर रहा है वो सब लिख रहा है, उसको थोड़ी मतलब बेहतरीन राइटिंग होती थी। तो उसने बहुत प्रभावित किया। और रात के खाने के बाद जो उनके टॉक होते हैं वहाँ जाने का मौका मिलता था। तो ये तो मेरा रूटीन बन गया था कि रात का खाना खाया और फिर मैं किसी को सुनने चला गया, किसी कम्युनिस्ट साथी को। तो ये डेली का रूटीन था। तो फिर वो मदूदी वाला पक्ष कमज़ोर होता चला गया और लेनिन वाला मतलब कम्युनिस्टों वाला पक्ष मजबूत होता चला, क्योंकि उधर आंसर मिलने बंद हो गए थे। इसलिए पहले आप लेनिन हुए, फिर लेनिन, पहले मदूदी हुआ फिर लेनिन हुआ। बाद में दोनों हो गए। हाँ, तो बाद में दोनों इसलिए हुआ ना, बाद में दोनों तो सरकास्टिक रूप में ना, व्यंग्यात्मक रूप में। मैंने जब मुझे लगा फिर जब मैं यहाँ पर भी जब आया लेनिन वाले, उसमें भी गालिब का शेर था ना, इमाम मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। तो उसमें ये मैं लाइन बढ़ा दी थी कि लेनिन मेरे पीछे मदूदी मेरे आगे, इस तरीके से करके मैंने उसको थोड़ा सा। तो फिर जब इनके कम्युनिस्टों के साथ भी रहना शुरू हुआ तो 1-2 साल बाद कुछ और साथी मिले, विनय भूषण और दूसरे साथी। इन लोगों ने कास्ट के क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया कि ये जितने जो कम्युनिस्ट हैं सब ब्राह्मण ही क्यों हैं, जितने पोलित ब्यूरो में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी ये क्या बात है कि 2 अगर मजदूर है, एक ब्राह्मण है और एक दलित है, दोनों बराबर कैसे, सामाजिक हैसियत है दोनों की अलग है। तो सामाजिक हैसियत पर बात करने लगे। अब क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था तो मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि हाँ, सामाजिक हैसियत एक अलग चीज़ होती है, उसको हम सिर्फ वर्ग चेतना से नहीं देख सकते।
तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये भी मतलब ठीक नहीं है भारतीय संदर्भ में। हालांकि कम्युनिस्टों के अपना एक इम्पोर्टेंस है, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने वो मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात जो है मेरे समझ में आई कि नहीं, वर्गीय चेतना ठीक है लेकिन जातीय चेतना की एक इम्पोर्टेंस है। अब जब ये बात समझ में आ गई तो मुझे लगा कि यार इतना साल तो मैंने लगता बेगारी कर दी इन दोनों के लिए। तो वो सरकास्टिक वे में मैंने लेनिन मौदूदी जोड़ा और उस पर मैंने उसी दौरान हाँ लगभग जो पसमानदा पे डिस्कोर्स था वो भी जी शुरू हो जी चुका जी था जी जेएनयू जी में जी भी, जिसमें जी पब्लिक मीटिंग्स होने लगी पब्लिक मीटिंग होने लगी थी। मुझे याद है कि खालिद भाई आए थे, खालिद अनीस अंसारी और विवेक कुमार साहब थे उस मीटिंग में, और अजमल कमाल साहब थे। अरे बहुत ज़बरदस्त। तो वो सवाल पैदा हो रहे थे ना दिमाग में कि ये कहाँ से ये सब आ रही बातें आ रही हैं। और थोड़ा बहुत लिखना भी फेसबुक अपने बूम पर भी था, है ना, मैं लिखना उखना भी शुरू किया था उसमें, थोड़ा बहुत जितना भी आता था, लेकिन बहुत मैं बेधड़क लिखता था। अच्छा, और फिर क्या हुआ कि मऊ में मेरे अपने शहर में एक शाम तालीम के नाम का एक प्रोग्राम हुआ। तो उस प्रोग्राम में जो है हम लोग को ऑर्गेनाइज़र की तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसको। उसमें कुछ ऐसी बातें हुई, एक लड़की ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो मर्द जाति जो हमारे यहाँ की हैं उनकी मर्दानगी पर सवाल जैसा लगा। उनको लगा कि ये तो गलत बात होगी। फिर ये हुआ कि इनको प्रमोट करने वाले कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्टों में कौन कौन है, तो उसमें एक मेरा नाम आया। तो उस टाइम मैं लेनिन मदूदी लिखता था, ये लोग मुझे लेनिन यहूदी कह के पुकारते थे। अच्छा, आप सोचो तो हंसी भी आती है कि क्या है। तो बहुत ज़्यादा फिर वहाँ से ट्रोलिंग शुरू हुई मेरी ना, वो लेकिन वो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई ना। पीछे पड़ के मेरी बहन की प्रोफाइल में जा के उसको भी गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा, सब माशाल्लाह वो लोग इस्लाम बचाने के लिए सब काम कर रहे थे जो गालियाँ दे रहे थे। और वो कहीं ना कहीं वो भी इसी फोल्ड से आते थे जिस फोल्ड की आप बात कर रहे थे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उन पे गुस्सा नहीं आता था उस तरीके से। जब तक मेरी बहन की प्रोफाइल पे नहीं पहुँचे एक आध, तब तक मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। क्योंकि इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो जहाँ से बात कर रहे हैं ना, वो तो मैं भी वही बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता, इन लोगों से नहीं मिलता और ये समझ नहीं तो पैदा आपके होती। बागी होने का पहला फेज था, हाँ, जिसमें तो वो समझ रहे थे कि ये बागी हो गया, हमारे हाँ, से तो बाहर चला गया। हाँ, तो ये चला। तो उसके उसी दौरान जो है मैंने पसमादा पहले उस दौरान आप याद करिए कि लिंचिंग वाला भी एक प्रोसेस था, है ना। तो दलितों के ऊपर भी एक एट्रोसिटी हुई थी। तो इन दोनों को जोड़ के मऊ में एक प्रोग्राम हुआ था, मऊ अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। तो इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए हमने एक चैनल बनाया था फेसबुक पर, डेमोक्रेसी के नाम से। और हम शायद उन पहले लोगों में से थे। आप अभी भी वीडियोस मौजूद, आप जो देखना चाहें जाके देखें। 2016 की बात बता रहा हूँ, जो लाइव किया करते थे। लाइव पूरा प्रोग्राम कि आज रात 9 बजे इनके साथ लाइव होगा क्वेश्चन आंसर। तो मऊ के जितने प्रतिष्ठित लोग थे, जितने सम्मानित लोग थे, उनके पास हम जाते थे, उनसे सवाल जवाब करते थे। और ये चल निकला कि हाँ ये ठीक है। और जब ये प्रोग्राम हुआ मऊ अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, तो उसमें ठीक ठाक लोग आ गए, मतलब बताया जाता 25-25 हज़ार लोग आ गए थे। तो उसके बाद ये आइडिया आया कि फेसबुक पे ये है तो इसको यूट्यूब पे भी चलाया जाए। और फिर मैं एक शाम तालीम के नाम उसके बाद हुआ था। तो उसके जब मुझे जो ट्रोलिंग हो, जब मैं ये कर रहा था लिंचिंग वाले प्रोग्राम में जब था, तो बहुत मुझे सम्मान मिला था कि भाई कोई एक है कौम के लिए सोच रहा है ना, कौम के लिए काम कर रहा है। और जैसे ही मैंने पसमादा और जाति के सवाल उठाने लगे, तो ये कि ये कौम को तोड़ने का काम कर रहा है, ये तो आरएसएस का एजेंट है। तो ये वो नहीं लगा। तो फिर ये चला। फिर यूट्यूब पर मैंने चैनल बना दी। पहले तो डेमोक्रेसी के नाम से ही था, फिर मैंने उसमें एक शब्द पसमादा जोड़ दिया। पसमादा जोड़ने का एक मकसद ये था कि पसमादा तो अपने आप में हमारे आंदोलन का नाम है ही, और एक मतलब यह भी था कि पसमादा मतलब तो पिछड़ा हुआ, जो छूट गया। तो मैं कहा कि ये उनका चैनल बनेगा जो छूट गए, जो पिछड़ गए, जिनकी आवाज़ नहीं है। तो पसमादा डेमोक्रेसी, इस तरीके से मैंने इसको शुरू किया। थोड़ा लंबा आंसर हो गया, लेकिन ये इस लंबे आंसर में सारी बातें जरूरी भी था। हाँ, मैं लेके आ गया जी। मुझे और
तो आप इसके बारे में बताइए कि इतने दिनों से आप जो काम कर रहे हैं, पहले लिखने का भी काम करते रहे निरंतर, उसके बाद आप डिजिटल दुनिया में भी हस्तक्षेप अच्छे किए, और समय समय पे सरकारें भी बदलती रहीं, और जाहिर सी बात है कि आंदोलन जो है वो सरकार जो रहती है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, या सरकार में बैठे हुए लोग उसको सप्रेस कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कभी आपका इस तरीके से भी वास्ता रहा क्या कि पहले जो सत्ता रही है, पहले जो सरकार रही, उसके समय में आपकी जो बात होती थी तो आपके ऊपर जो हमले होते थे उससे ज़्यादा इधर बढ़े हैं या कम हुए हैं, या फिर वैसे ही था ये सवाल? क्योंकि एक समय था जब जिनका नाम आप ले रहे थे सुल्तान फलाही साहब का, उनको बहुत ही उम्दा उन्होंने किताब लिखी जिसकी चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेश के तमाम सारे विश्वविद्यालयों में होती है, उसको रेफरेंस के रूप में लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उस किताब लिखने की वजह से उनको जेएनयू में एडमिशन नहीं दिया गया। जी जी जी। सोचिए, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जहाँ उम्दा काम के लिए रिवार्ड किया जाता है, वो मेरे लिए स्ट्राइक पॉइंट था ना। मैं बताया कि मैं तो अब तक मेरा तो जो स्ट्रक्चर था दिमाग का तो वो वही था कि सब एक है भैया, कौम की बात तो है। इसीलिए उससे जोड़ के इसको हाँ, देखा तो जा रहा है मेरे कि तो चूंकि वो पहले ऐसे समय था जब एक किताब को लेके लोग रूल के बियॉन्ड चले गए। मतलब हटा रूल ऐसा दिया नहीं था गया। कि जी, उनको जी, एडमिशन नहीं पूरा- दिया जाए, वो चले पूरा गए। प्रक्रिया भी आते तो आप तो कहीं किसी सिस्टम में नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो आपके साथ किसी भी तरीके कोई अपनी घटना भी घट सकती थी। हाँ 2005 में 2006 में शायद मुझे याद है 5-6 ठीक है। उसके बाद ये सवाल पैदा होना शुरू हुए मेरे दिमाग में जो उस पे जेएनयू में कुछ एक्टिविटीज हाँ, होने जी, शुरू हो जी, गए, जी। फिर जेएनयू के बाहर भी कुछ प्रोग्राम होने जी, शुरू हो जी, गए, जी। सामाजिक न्याय के मुद्दे पे जी, भी जी, कुछ लोग जी, प्रोग्राम जी। होते थे, तो उसमें भी पसमानदा हाँ। इशूज को लेके लोग बातचीत तो करते थे। उस जिसमें दौरान आपके मतलब जानने मैं वाले लोग थे। लिखना तो उसी दौरान शुरू कर दिया था कि भाई ये एक मुद्दा है, लेकिन जैसे बोलते कि एकदम अपने जीवन का मकसद बना के लिखने वाली बात वो 2013 के बाद ही मैंने शुरू किया। ठीक है, तो उस दौरान लिख रहे थे लेकिन उसको उस तरीके से, हालांकि अली अनवर साहब उस टाइम राज्यसभा में थे, एक मजबूत हमारे एकमात्र नेता थे। ठीक है, एक और भी नेता थे आपके, एजाज साहब। एजाज साहब, लेकिन एजाज साहब से मेरे उतना ताल्लुकात नहीं थे। ये थोड़ा सा अली अनवर साहब का थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा था। आप गौर करिएगा, जेएनयू में आते जाते थे ना, तो एक बन जाता है ना कि भाई आप अली अनवर साहब हैं तो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में उनकी जी अच्छी जी जी एक्सेस थी। थोड़ा सा किताब लिखने की वजह से, एक थोड़ा सा पत्रकार होने की वजह से एक प्रिविलेज मिला हुआ था उनको। तो एक ये बात थी उनको लेके कि वो था। तो मैं आप जो सवाल था आपका कि मैं कंपेयर करूँ, तो मैं कंपेयर इसलिए बहुत अच्छे से नहीं कर सकता कि मैं उतना ज़्यादा मुखर नहीं था उस वक्त। नहीं, जैसे जो चूंकि जिस पसमंदा की हम बात कर रहे हैं, ये पसमंदा आज का है नहीं। ये देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति 1904 के आसपास मिलती है, फिर इसमें रजिस्टर होता है, फिर आज़ादी के समय में एक बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता है। उसके साथ साथ इंटरनल जितनी डेमोक्रेसी हो सकती थी, अंग्रेजों से बात करके, अंग्रेजों के से लड़ के, मजदूरों के हक की लड़ाई, वंचित लोगों के हक की लड़ाई, है ना, मजदूरी, उसके साथ उनकी सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता कैसे की जाए, ये आंदोलन बहुत पहले से करता आ रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से ये एकाएक स्टॉप कर दिया गया, हम इस पे आपके एक छोटा सा रिएक्शन जानना चाहेंगे। स्टॉप वाली बात और ना, और इसके बाद से अब आइए हम 1990 ही लोग मान के चलते हैं, बल्कि मैं इससे बहुत पहले जाता हूँ। लोग इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं कि उसमें फिर क्रेडिट किसी और को चला जाएगा। और जो व्यक्ति पॉलिटिकली जुड़ जाते हैं एक बार, तो चाहते हैं कि जो भी क्रेडिट है जिस भी तरीके से है, मतलब जो फुल है ना, तो इस टाइप का हो सकता है जो एक कहा जाता है। जी। तो इस पे जो है, जो मैं समझ में आ रहा हूँ, आज़ादी से पहले जैसे जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस वाली, ठीक है, और उस दौरान एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन था। आज़ादी के बाद की जो घटना हुई, वो कांग्रेस ने मुस्लिम लीगियों को ही कांग्रेस का टिकट देके अपना पार्ट बना दिया। ठीक है, अपने संगठन का, अपने और मुसलमानों का नेता बना दिया। तो जो आज़ादी से पहले मुस्लिम राजनीति चल रही थी, आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक के नाम से राजनीति चलने लगी। इसका मतलब यह है कि और इसी माध्यम से मैं बात पूरी कर लूँ, अल्पसंख्यक के नाम से जब राजनीति चलने लगी, तो फिर क्या हुआ कि अल्पसंख्यक वही काम करने लगे जो मुस्लिम लीग ही कर रहे थे, उसी पिच पे खेल रहे थे। ठीक है, उनको भी अपनी कल्चर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो भी अपनी भाषा उर्दू बचाओ, अलीगढ़ बचाओ,
ठीक है, सरिया बचाओ, ये जो बहसें हैं, ये बहसें ये कांग्रेस की देन है जो अल्पसंख्यक राजनीति को उसने परवान चढ़ाया। हाँ, एक चीज मैं रुकना चाहूंगा, इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक राजनीति में हवा डाल के, जान डाल के कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक तथाकथित जो हिंदूवादी जो राजनीति है उसको भी उसने मजबूत किया क्या? अब ये तो आरोप तो है ही उनका, और यही आरोप है कि भाई अगर आप संसद का फैसला बदल रहे हैं शाहबाना के मुद्दे पे, है ना, और अली मियां नदवी साहब से डील कर रहे हैं, यही सब तो आरोप है ना। अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा मुखर होकर नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आरोप तो यही है कि इस तरीके से हुआ है। तो ये जो पूरी लेगेसी एक चल रही थी, जिसमें सामाजिक न्याय के बाकी मुद्दे आ रहे थे, दलित जो एक तरीके से देखा जाए तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के समय में दलित का कोई इस तरीके से था नहीं, बस बाबा साहब जाते हैं 1922 के आसपास और फिर उनका एक इंटरफेयर होता है और पॉलिटिकल असर्शन, फिर पॉलिसी बनती है और उसमें इनको जगह मिलनी शुरू होती है। तो ये लोग रहे केंद्र में, लेकिन वो साइड होते गए, जबकि देखा जाए तो मुस्लिम एक मुश्त तरीके से कांग्रेस को ही वोट देते रहा है, लेकिन वो इनके साथ ईमानदारी नहीं बरती और इनके अंदर की जो डेमोग्राफी थी, खास करके सोशल डेमोग्राफी, और उस पर जो काम हो रहे थे उसको इन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो उसका कारण आप किसे मानते हैं? उसका कारण अशराफ राजनीति को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं बताया कि अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पे वही मुस्लिम लीग की राजनीति चल रही थी, ठीक है। वो अलग अब देश का मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति, अपना इसके अपने मतलब अपनी संस्कृति, अशराफ संस्कृति, अशराफ भाषा, अशराफ इदारे, इनको बचाने की जद्दोजहद ही कर रहे थे वो, और कुछ नहीं कर रहे थे मुसलमान के नाम पे, मतलब हम पसमादा के नाम पे, हमारे वोट के नाम पे वही कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। कोई अलग बात कर रहा हूँ क्या? आज भी वो यही काम कर रहे हैं। हर मुझे हैरत होती थी जब ये तलाक के मुद्दे पर जब बात हुई और मैं अपने घरों में बात कर रहा हूँ, तो मेरे घर की औरतें वो बात कर रही हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब गलत किया है मोदी जी ने। मैं बोला कि यार अगर ये ऐसा कर दिया जाए तुम्हारे साथ तो तुमको कैसे लगा? व्यक्तिगत स्तर पर लेके जा रहा हो तो उनको बुरा लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मतलब आप समझिए अशराफ राजनीति क्या करा रही है आपसे, आपको आपका अनुभव नहीं बोलने दे रही है। आपका अनुभव अलग है, जैसे कि 4 शादी करना जस्टिफाई है, अगर मोदी जी इस पर प्रतिबंध लगवा दें तो अभी सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन मैं अपनी बीवी से बोलूं कि ऐसे कि तो उसने कही गलत है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये सरिया में जो है इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। अब मैं कहूँ कि मैं दूसरी करने जा रहा हूँ तो अभी रोने लगेंगी। तो मतलब उनका अनुभव अलग, समझ रहे मेरी बात? क्या मैं क्या कर रहा हूँ कि आप पसमादा से को इतना दबाए हुए हो कि वो अपना अनुभव भी नहीं बोल पा रहा है, वो वही बोल रहा है जो तुम उसको बता रहे हो। स्टीव बिको शायद थे ना, उनका एक कोटेशन है कि जो शोषक होते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार होता है कि हमारे दिमाग पर वो कब्जा कर लें। तो वही काम हो रहा कि हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिए, हमारी अपनी भाषा नहीं बची, हम उन भाषा में बात कर। उर्दू की बात करिए, अरे दर्जन भर उर्दू शायर हैं, खाली मऊ की बात कर रहा हूँ मैं। जिससे पूछो कुछ 2 गज़ल सुनाओ तो कोई कमर पे सुना रहा है, कोई जुल्फ पे सुना रहा है। मैं कहा तुम्हारी लूम पर कब सुनाओगे तुम अपने? अभी मंदी आई थी उस पर कब सुनाओगे तुम? तुम्हारी बानी नहीं बढ़ रही उस पर कब सुनाओगे? तो जुल्फ कमर और यही चल रहे हैं, क्योंकि अशराफो ने इसी पर शायरियाँ की हैं, उस पर वो शायरी कर रहे हैं। अभी पूछे तो कहा कि अगर आप इस पर क्वेश्चन करोगे कह रही ह्यूमन फीलिंग है। अरे भाई ह्यूमन फीलिंग है तो वो अपने घर की भी बात नहीं कर पा रहे हैं यार। तुम्हारे अदब में आज तक उर्दू अदब में पसमादा साहित्य नहीं पैदा हो पाया है, तो उसका वजह क्या? हिंदी में तो पैदा हो गया ना भाई, दलित साहित्य है ना, तो उर्दू में क्यों नहीं पैदा हुआ? कौन रोका? हिंदी के अलावा बाकी दूसरी जो भारतीय भाषाएं वहाँ भी है, कौन रोक रहा है उसको? ठीक है, तो ये सवाल पैदा होगा ना। तो ये जब हम बात करते हैं अशराफ राजनीति तो वो बहुत बड़ा टर्म है। मैं बताया ना कि ये आप अच्छी उर्दू नहीं बोल रहे हो, आप उस पर्टिकुलर मुस्लिम के कैटेगरी से बाहर हो गए। अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, शेरवानी नहीं पहन रहे, उस कैटेगरी से बाहर हो गए। अच्छे खाना नहीं खा रहे, मतलब बिरयानी उरियानी आपके घर में नहीं बन रही, उस कैटेगरी से बाहर हो गए। ठीक है, आप एक वर्ल्ड व्यू एक बनाया गया है मुसलमानों का। आप फिल्में देख लीजिए, मुसलमानों के ऊपर जो बॉलीवुड में फिल्में बनी है, मुस्लिम कौन है उसमें? हम लोग दिख रहे हैं? हम अपने कल्चर। मैं अब्बू से पूछा अपने कि अब्बू ये दिखा रहे, उस वक्त DD1 में याद करिए कि पाकीज़ा, उमराव जान ये सब चलती थी यार, सैटरडे। एक अब्बू से पूछा कि यार अब्बू हम लोग कभी कोठे पे नहीं गए, आप कभी गए हैं क्या?
तो वो कह रहे गंदी बात, ये सब नहीं करते। और इसमें तो हर मुसलमान दिखा रहा है कि वो वहीं पर बैठा रहता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे यही हमारा कल्चर ही है, यही नाचने वाली हो सकती पसमानदा रही हो, उनके घर किडनैप करके लाते होते थे, दिखाया भी था बुरा जाकर जैसे, लेकिन वो कोठे पे जाने वाले कौन लोग थे भाई? ये आप जातियाँ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कौन कौन उड़ा रहा था पैसा उनके जमींदारों की जातियाँ क्या थी, है ना। हमारा कल्चर कहाँ था भाई? कौन सीन काफ करके बोल रहा है हमारे उसमें गलत भाषा में? हमारे यहाँ के जो अच्छे शायर हैं, ऐसे अचानक एक अच्छे शायर हैं, थोड़ा सा लहजा खराब है, कहेंगे कि अरे वो अदबी मयार में नहीं आते, इसलिए वो जो है बात होती है। तो इस तरीके से जब उनका अशराफों का जो वर्ल्ड व्यू है उसमें अगर फिट नहीं हो रहे आप, तो आप अच्छे मुसलमान है ही नहीं। जैसे इसमें बड़ा अच्छा बोला था अली अनवर साहब ने ही बोला था, और इजाज़ अली साहब का भी इंटरव्यू अभी चलाया था, उसमें वो भी बोले थे कि गांव में जाके पूछते थे कि मुसलमान का घर कौन है, तो बता देते वो हाँ खान साहब का वो सब कर और पूछते थे कि धोबियों का घर कौन सा है, ये धोबियों का ये वाला घर है, और ये राइनों का घर है, ये जुलाहों का घर है, और राइनों को बोलते कुजला है ना, कुजलों का घर है, और वो मुसलमानों का घर है। ये बताइए, ये इस तरीके से चिन्ह करके बता देते थे ये मुसलमानों का घर है। मियाँ साहब, कभी आपको लगता है मियाँ साहब पसमानदा के लिए इस्तेमाल होता था? ये पर्टिकुलर शब्द, जैसे बीबी शब्द, अलीगढ़ में औरतों को बीबी बोलते हैं, तो मैं मेरी वाइफ वहीं से पढ़ी हुई है, तो मैं बोला कि बीवी शब्द इस्तेमाल होता था अशराफ घर की औरतों के लिए, और आधा गांव में बड़ा अच्छा लिखा भी है उसमें, जब अशराफ घर की औरतों के जिक्र आता है तो बीवी से इस्तेमाल होता है, फिर जुल्हाइन, खट्टिन, धुबिन, इस तरह का इस्तेमाल होता है जब पसमानदा की औरतों की बात होती है। तो मैं बात थोड़ा लगता है मैं घुमा दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बात मैं समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वर्ल्ड व्यू बनता है, कैसे हम लोग की बात नहीं सुनी जाती। आज हम जो बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम नई चीज़ कोई बात कर रहे हैं, भाई हम पहली बार बोल पा रहे क्योंकि हमारे पास ये मोबाइल है, फिर ये सस्ता इंटरनेट है, मुफ्त में एक चैनल बना लिए हम लोग, तो 4 लाइन बोल पा रहे हैं। अगर यही महंगा हो जाता तो आपको लगता है हम लोग बोल पाते? लेकिन इसमें एक और बात आएगी। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू देखा जा रहा था, जो पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, वो शायद मुंबई में रहते हैं, तो कमरुद्दीन साहब हैं या कोई हैं, जी। तो कह रहे थे कि एक मौलाना बैठ के और फतवा दे रहे थे टीवी पे कि ये सब हराम है, इसमें नहीं देखना चाहिए। नहीं, वो तो बड़ा मजेदार फतवा था ना। वो उनसे एक मौलाना से पूछा गया कि क्या कैमरे में बात करना हराम है, तो क्या कैमरे में देख के बोले हाँ हराम है। तो ये तो भाई क्या ही कर लेंगे इसका। जब टीवी हमारे आई थी, आरिफ यहीं बैठा हुआ है हमारे साथ, सहयोगी हमारा, तो आरिफ तुमको भी याद होगा कि टीवी को, जिसके घर में टीवी होती थी उसका बाइकाट कर देते थे, उसके घर में उठना बैठना बंद। और रमज़ान में टीवी को बांध के, आज भी ये कल्चर का पार्ट है, मैं आज 2024 की बात बता रहा हूँ, बांध कर पटनी में रखने का एक चलन था। अब तो टीवी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई तो बांध नहीं पाएंगे, पहले छोटी वाली होती थी ना, तो बांध के उसको रख देते थे और दिखाते थे हमने रख दिया। और अमीर घर, बहुत अमीर घर, उनके घर में टीवी नहीं होती थी। वो तो ये मोबाइल आ गया ना, तो इसने बहुत कुछ तोड़ दिया, वरना टीवी न रखने का चलन था। अब फिर जब टीवी हटा दी, और जब टीवी पर इनका नैरेटिव नहीं चल रहा है, दूसरे का नैरेटिव चल रहा है, या मैं आम भाषा में बोलूँ तो वही मुसलमान के भाषा में बोलूँ तो मुसलमानों नैरेटिव नहीं चल रहा, मुस्लिम विरोधी नैरेटिव चल रहा है, तो कहेंगे हमारे लिए कोई है। अरे साले, तुमने तो हराम कर दिया था ना, जब तुमने हराम कर दिया था तो तुम्हारे यहाँ पैदा कैसे होगा जो उस पर नैरेटिव चला गया तुम्हारा। तो ये समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे एक भाई हैं, अपने मामाजाद भाई हैं, तो मऊ कंप्यूटर हमारे यहाँ एक था, उसी के पैलर में वो भी एक कंप्यूटर चलाया। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि कभी कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। तो कंप्यूटर लगाए तो आया कि कंप्यूटर तो चलाना हराम है। तो वो बेचारे देवबंदी मसलक के थे, तो उन्होंने फतवा पूछा देवबंद से उसमें लिख के फतवा जाता था ना, लिख के सवाल पूछ सकते थे, लिख के जवाब आता था। उसमें अगर नहीं कंप्यूटर चलाना तो हराम है। और वो बेचारे इस्लामिक आदमी थे, उन्होंने बंद कर दिया अपना काम। फिर एक खबर आई आज तक पर कि देवबंद चलेगा आधुनिकता की राह पर, देवबंद में लगाया गया कंप्यूटर। तो वो बेचारे वो अपना फतवा निकाले
और दारुल मदरसा हमारे मऊ में है, उनके एक उस्ताद के पास पहुँचे कि ये देखो ये हमको दिए थे और आज ये खुद चला रहे हैं, मेरा पूरा काम ठप हो गया उसके चक्कर में। तो वो उनके हाथ से वो फतवा लेके फाड़ के फेंक दिए कि कहीं ये बाद में ये कोई मुद्दा ना बना दे। तो मैं समझिए क्या बता रहा हूँ कि कैसे पिछड़ेपन का कारण बना ये, है ना। मैं एकदम खुल के बात बोलता हूँ कि कई मामलों में ये सोच, ये मदरसे और ये लोग, क्योंकि ये जिस ट्रेडिशन से पढ़ के आए हैं वो मध्यकालीन ट्रेडिशन है ना, तो वो आपको वहीं पर लेके जाना चाहेंगे। उनके लिए जो आदर्श स्थिति है वो वही की है ना, और आप कुछ उसमें कुछ बोलेंगे तो फिर वही लड़ाई रखी है, फिर फितना है, फिर आप पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप कोई एजेंट हो जाएंगे। जी, बातें तो बहुत सारी हुई और बातों का खजाना है, क्योंकि आपने जितनी चीज़ें लिखी है जाहिर सी बात है कि उससे बहुत सारी चीज़ें आपके पास है जो धीरे धीरे निकल के आएगी। लेकिन अभी तो आपके जो दर्शक हैं और आपके जो पाठक हैं उनको आप ये बताइए कि आप ये जो जर्नी की शुरुआत हुई थी आपकी और आप जहाँ तक पहुँचे हैं, उस बीच में आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, किस तरीके के आपके सहयोगी लोग मिले या स्थितियाँ कैसी विपरीत और आपके पक्ष में रही? जी, देखिए, जब मुझे याद है कि पसमानदा डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, ये बना तो 37 इसके सब्सक्राइबर थे और बीच में मैंने इसको बंद ही कर दिया था। जब 110 तक नहीं पहुँचे मैं थक गया, मैं कहा बंद करो इसको, ये हो नहीं रहा इससे। फिर उसके बाद फिर थोड़ी हिम्मत मिली, फैयाज भाई ने बड़ा सहयोग किया। फैयाज भाई ने कहा कि यार, फैयाज अहमद फैजी भाई ने उन्होंने कहा कि यार कोई नहीं, हम लोग जो है लाइव करते सवाल जवाब के माध्यम से बात करेंगे कि लोगों का सवाल आएगा। मैं बोला कि बड़े सवाल आते हैं, जितने व्यू नहीं आते उससे नीचे तो उससे ज़्यादा तो गालियाँ आती हैं। डिलीट करते करते मेरी जान निकल गई। तो बाद में मुझे अब पता चला कि डिलीट नहीं करना चाहिए, उससे भी एल्गोरिदम कुछ बनता है। तो अब मैं गाली भी डिलीट नहीं करता हूँ, तो आप दे सकते हैं गाली जो सुन रहे हैं। तो उस टाइम मैं डिलीट कर देता था, मुझे लगता था कोई माँ की गाली दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है। तो फैयाज भाई ने ये कहा कि उनके सवाल है ना, उनके सवाल क्या जवाब दिया जाएगा। तो लाइव आना एक थोड़ा खतरे की भी बात थी, क्योंकि लाइव में क्या बोल दे, कैसे, जैसे मैं बोलते बोलते गाली निकल जाए, क्योंकि हम तो जिस परिवेश में हैं गालियाँ तो हमारे बहुत कॉमन है ना। तो मैं फैयाज भाई बोला, फैयाज भाई देखिए हम कर तो रहे हैं, अगर हम लोग गाली उली दे दिए किसी से तंग आके और वो क्लिप चल गई तो फिर बड़े बदनामी हो जाएगी, या हम कुछ ऐसा बोल दें तो इतना तो कंट्रोल है नहीं ना, हम प्रोफेशनल लोग हैं। भाई मुझे क्या पता, आप पुराने वीडियो देखिए, मुझे बोलते बोलते मैं पानी नहीं पीने लगता था या फिर हंसने लगता था, वही पे ताली उली बजाने लगता था उसमें करके। मेरे पढ़ी है सब यूट्यूब पे पढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि जो नहीं, क्योंकि कोई ट्रेनिंग लेके तो हमने काम को सिखाता है, कहा गया है। हाँ, कोई ट्रेनिंग तो हमने ली नहीं थी कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है। आप देखिए कहीं भी बैठ जाते थे, कैसे भी कर लेते थे। तो उसी तरीके से हम लोग किए, लेकिन ये था एक मन में ये था कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे लोगों तक बात पहुंच रही है, और यही अब भी यही मकसद है ना। मकसद यही है कि लोगों तक बात पहुंचे तो कि हम बोल क्या रहे हैं। हमें बोला कि देखिए ये टेक्नोलॉजी की, अंबानी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अंबानी जी ने सस्ता किया नेट, उसके बाद तो नेट सस्ता हुआ 4G के बाद, कि हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, समझ रहे हैं। इतने जितनी देर के वीडियो अपलोड करते हैं उसमें हम तो बिक जाते हैं हम लोग, अगर वही वाला नेट का रेट चलता तो, है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, तो इसका इस्तेमाल कैसे पसमानदा लोग कर पा रहे हैं। जैसे कई बार एक साथी ने अभी लिखा था कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है यूट्यूब का, फेसबुक का। तो मैं कहा यार ये हमको पहली बार मौका मिला बोलने का, भाई गलत हो रहा हो उसको सही करो, लेकिन तुम हमारे ऊपर पक्ष भी तो देखो कि हम बोल ही पा रहे हैं इसी वजह से कि ये सस्ता हो गया, टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई, एक्सेस हमारे पास आ गया। आज हम कुछ भी बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। हमारे पीछे अरे 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख तो रहे हैं, हमारे पास पहुंच तो रही है 100 लोगों तक। 37 लोगों से लेके 8000 लोगों तक सब्सक्राइबर बढ़े ना मेरे। अच्छा, और इसमें कुछ भी
पेड प्रमोशन तो कुछ भी नहीं है। जो भी बढ़ रहे हैं एक एक दो दो डेली, कोई किसी दिन एक बढ़ जाता है, किसी दिन दो बढ़ जाते हैं, ठीक है। कई बार हमने कोशिश की कि किसी बड़े लोगों के साथ हम या बड़े चैनलों के साथ हम मिल के एक कोई वीडियो बना लें तो हम प्रमोट हो जाएंगे। मुसलमानों में जितने भी बड़े चैनल हैं सब वही अशराफ राजनीति के शिकार हैं, चाहे वो पसमानदा ही हैं, लेकिन वो राजनीति अशराफ वाली ही कर रहे हैं। तो उनके लिए तो हम तो एजेंट हो गए ना, चाहे यहूदियों के एजेंट, भाजपा के एजेंट, तो पता नहीं कौन कौन से एजेंट। मतलब उनके सुर में सुर आपके नहीं मिले, नहीं मिल रहे तो उनके उनके लिए तो यही है, शील्ड के एजेंट, पता नहीं किसी चीज़ के एजेंट बन चुके हैं हम लोग। तो उनके साथ सहयोग तो हुआ उसमें नहीं। अभी जो एक विकास की जो आप गति देखेंगे कि पहले प्रिंट में ज़्यादा चीज़ें रहती थी, अखबारों के माध्यम से, अपने अखबारों में भी काफ़ी लेख लिखे हैं। जी जी, देखना ही पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से शुरू हुआ है तब से तमाम तरीके के विमर्श या कोई भी प्रमोशन या कोई भी बात आसानी से लोग पहुंचा दे रहे हैं। अरे लोग बहुत नाकारे हो गए हैं। 2 पन्ने का आर्टिकल थे तो सांस फूल जाती है उनकी। अगर मैं 500 वर्ड में अगर मैं लिख दूं फेसबुक पर पोस्ट, तो नीचे लिखा होता है अरे भाई इतना लंबा मत लिखो। तो इतने नाकारे लोगों के लिए अब क्या किया जाए, शॉर्ट्स बना रहे हैं 1-1 मिनट का, कि कम से कम तुम 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो 1 मिनट का शॉर्ट ही देख लो। तो वो काम हम लोग डेली कर रहे हैं। उन आर्टिकलों का कोट्स बना के डाल रहे हैं डेली। आप देखिए हमारे यहाँ से एक कोट्स डेली हमारे चैनल पर अपलोड होता है, तो कि नाकारों नहीं पढ़ सकते तो कोट्स ही पढ़ो। तो इसका मतलब है कि मिला जुला के ये देखा जाए जो विकास की फहरिस्त में, तो डिजिटलाइजेशन ने तमाम तरीके की जो गतिविधियां थी, खास करके जो सकारात्मक रूप से समाज को बदल सकती है, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाया है। बहुत बहुत भाई, ये जो क्रांति है ना, इसने कितना मजबूत किया आंदोलन को। आप सोचिए मोदी जी के बोलने के बाद तो एक लहर आ गई ना। वो उससे मतलब मोदी जी के पसमानदा शब्द बोलने मात्र से कितना असर पड़ गया। पूरी दुनिया में पसमानदा को सर्च किया गया। गूगल पे सर्च आया, लोग चैनल में बनाने लगे। अलग अलग मोहक मंगल नाम का एक यूट्यूबर है, उसके भी ठीक ठाक व्यू आते हैं उसके भी, उसने बनाया। और पसमानदा 2-3 बार और पसमानदा चल गया था। ध्रुव राठी जैसे भी यूट्यूबर आ जाएंगे इसके ऊपर कुछ बनाने के लिए, क्योंकि इनको तो जो चल रहा है, जो ट्रेंड में होता है उस पर बनाते हैं। पक्ष में भी बनाए, विपक्ष में बनाए, उसको कोई इशू नहीं है। आप विपक्ष में भी बनाओ तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन आया तो ये मुद्दा तो आया। इससे पहले तो हम कब से हम लोग चिल्ला रहे हैं। लोग कहते हैं कि मतलब पहली बार सुना उन्होंने। यार सोचो कि हम दावा कर रहे हैं 1992 से चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा है। शब्द की बात करो, शब्द ही की अगर बात कर लें कि पसमानदा शब्द ही 1992 से अगर हम मान लें, 94-96 जो भी, तो उसके बाद भी तो हम 20 साल की हम जर्नी की बात करें, 16-17 साल की जर्नी की बात करें, और उसमें लोग अब भी मिल जाते हैं जिनको ये शब्द नहीं पता। 28-30 साल के आसपास है ना। तो ये तो मतलब मोदी जी का बहुत बड़ा एहसान है ना। और ये डिजिटल मीडिया का एहसान है कि उसने एक झटके में बात को कितनी दूर तक पहुंचा दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कह के, या जो कोई इस बात को कहता है, पसमानदा के बारे में कोई सोचता है, तो उसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। वो जाहिर सी बात है कि उस समाज की समस्याएं हैं, वो समस्याएं निकल के सामने नहीं आ रही। मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, किसी की भी XYZ अरे की, मोदी जी के साथ भाई, मोदी जी राजनीति में वो राजनीति करेंगे, ये तो अच्छी बात है। आप भी करिए राजनीति, राहुल गांधी जी राजनीति करें, पसमानदा की राजनीति। लेकिन राहुल गांधी ने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। दलित की राजनीति बताइए, खाली भाजपा करती है। दलित की राजनीति तो अभी कौन कौन कर रहा है, देखिए फोटो लगा के सभी कर रहे हैं ना। बल्कि जो सबसे ज्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ कि दलित अब किसी एक राजनीति का ब्रांड नहीं है ना उसका मुद्दा कोई किसी एक राजनीति का ब्रांड है। अब सभी उसको पकड़े हुए हैं। कोई अब ये तो नहीं कह रहा कि तुम काहे बोले भाई, ये तो हमारा वाला था, या वो बोल दिया तो अब ये तो भाजपा का, ये पूरा मुद्दा भाजपा का हो गया, ये पूरा आंदोलन भाजपा का हो गया। अब तो कोई नहीं बोल रहा। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक तरीके से देखा जाए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, तो आप किस तरीके से पसमानदा मुद्दे को, दलित मुद्दे के बरक्स लेके आएंगे ताकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको क्वाइन करना चाहे? जी बिल्कुल, उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमारे अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें 2000 करीब जो है सदस्य हैं। और हमारे जो वीडियो हम बनाते हैं उस पर 300-400 उस पर व्यूज़ आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने मुर्दों वाले आंदोलन को, एक मुर्दा कौम के साथ हम लोग खड़े हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि उसमें किस तरीके से जान आ जाए। अच्छा, ज्ञान बहुत देते हैं
ये इसमें बड़े माहिर हैं। कोई प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, तो कोई इंटेलेक्चुअल हैं, कोई नेता हैं। अच्छा, सभी को लगता है वो पसमानदा आंदोलन के बाप हैं। ये बहुत बड़ी वाली समस्या है। तो सब बाप की हैसियत से बात करते हैं हमसे कि वो वाला मत करो, वो वाला करो, उससे बात मत करो। है तो आपसे प्यार करते होंगे, हो सकता है इसलिए। नहीं, वो बाप है भैया, उनकी लहजे से समझ में आता है वो बाप है। बाप कैसे बात करता है कि बेटा उससे बात नहीं करना है, उससे करना है, ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना है। तो बाप की तरीके से मुझसे बात करते हैं ना कि मैं बाप हूँ ना पसमानदा आंदोलन का, मैं बताऊँगा तुमको कैसे करना है। तो ये वाली समस्या, इस समस्या से हम जूझते हैं। लेकिन मेरा अपनी कोशिश ये होती है, जितने भी बाप हो पसमानदा आंदोलन के, सारे बापों को हम लोग इक्वल जगह देते हैं। आप देखिएगा, हर जाति के, हर संगठन के जो भी हमसे बात करना चाह रहा है, हम बात करते हैं, किसी को भी हम मना नहीं करते। यही होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो मूवमेंट होता है या हाँ, मैं वो वाली बात, एक बात और कहना चाह रहा था। अच्छा, बात बहुत हो रही है, बेबाकी से ही बात कर रहा हूँ मैं। बेबाकी की जरूरत है। हाँ, वेबसाइट बनानी थी तो हमने पहली बार, अच्छा मैं ये बता दूं कि यूट्यूब चैनल जो है ये मोनेटाइज नहीं किया गया हमने। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है, पैसा कमाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वेबसाइट जब बनानी थी तो उस पर खर्चा था, तो हमने कोशिश की थी कुछ पैसे मिल जाएं। लोग जो साथी देख रहे हैं, जो जानते हैं कि हम लोग ईमानदारी से 8 साल 9 सालों से लगे हुए हैं, तो वो 100, 50, 500, 1000 अपनी हैसियत से दें। तो कई ऐसे साथी थे जो ठीक ठाक जगह पर हैं, उनसे कई बार बोला गया, उनकी जेब से 100 रुपया नहीं निकला, लेकिन उनके मुंह से 1000 शब्द निकल जाते हैं ये बताने के लिए कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो ऐसे साथियों से मुझे बड़ी चिढ़ सी होती है। ये तो बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव है जो आते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति पहला कदम बढ़ाता है और पहली लीक बनाता है, उसको तमाम सारे झाड़ी मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं और कंकड़ मिलते हैं, जिससे पैर को भी नुकसान होता है और एनर्जी भी लॉस होती है। होशियारी यही होती है कि इन तमाम सारे कटरीले पथरीले रास्तों से बच के अपने एनर्जी को बचाए हुए और एक फोकस तरीके से लगाएं, ताकि बदलाव हो जो आप कर रहे हैं। आप देखिए, हम पूरा फोकस, आप देखिए हम हफ्ते में 3 वीडियो ला रहे हैं। कम नहीं होता 3 वीडियो लाना। आप किसी भी यूट्यूबर से पूछ के देखिएगा, 3 वीडियो लेके आते हैं डेली। एक शॉर्ट्स, 1 से 2 शॉर्ट्स, एक कोट मैं बता दिया कि जो सांस फूल जाती है लोगों की 4 पन्ना पढ़ने में, तो उनके लिए उन्हीं आर्टिकल का कोर्स बना दिए हैं। इंग्लिश में बहुत से आर्टिकल हैं, ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल हमारे हैं, जैसे अरशद भाई, खालिद अंसारी, उनके हिंदी में हिंदी में पहले ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट करने के बाद उनके कोर्स बनाए जा रहे हैं। वसीम फ्लाई साहब की किताब जो पहले उर्दू में थी, उसको हिंदी में किया जा रहा है। तो ये काम कंटिन्यूस हो रहा है ना। जैसे आप सोचिए कि किसी से टाइम लेना होता है, लगातार उनके पीछे पड़े रहो कि सर आप जो है कुछ टाइम दीजिए, आपसे बात करनी है। अभी आप भी पता है कि कई लाइन में हैं जिनके पास हमें जाना है, जो 2 3 महीने आगे का टाइम हमको देते हैं कि भाई 3 महीने बाद हमको फ़ोन करो, और हम टाइम नोट करते हैं 3 महीने बाद उनको फ़ोन करना है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ। इसमें 1-2 चीज़ें और आती है बीच में खुल के कि ये जो काम हो रहे हैं और इसमें जो कंटेंट जो डेवलप किए जा रहे हैं, लोगों से जो बातचीत की जा रही है और जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो आपको खुद से एक सेल्फ एक्सपीरियंस होता है हर व्यक्ति के पास। वो राइटर को भी अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, वो डिबेटर को भी होता है, वो प्रमोटर को भी होता है, इंटेलेक्चुअल को भी होता है और लीडर को भी होता है। तो आपका जो इमेंस प्लेजर है वो सबसे ज़्यादा कब प्रस्फुटित होता है? आप उदाहरण के लिए, आपको कहीं ऐसे जगह से कोई कॉल आया हो जो लगता हो कि नहीं, वहाँ शायद हमारा चैनल नहीं देख रहे हो लोग, तो ऐसा कोई वाकया हो तो बताइए, चूंकि दर्शकों को बहुत अच्छा लगे। मैं बताऊं, असम से फ़ोन आ गया कि अरे हमने देखा, हमको लगता था कि असम में ही सिर्फ जातिवाद है, अरे ये तो इधर भी है। और एक गुजरात से फ़ोन आया। अच्छा मैं पहले ये बता दूं, मैं फ़ोन उठाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन उठा के अगर कोई इस तरीके से बात करता है ना, तो वो गाली देता है पहले, है ना। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा नंबर शेयर ना हो। आप देखिएगा तो चैनल पे मेरा नंबर भी नहीं होगा। लेकिन जनता आपसे जुड़ना चाहेगी तो कैसे जुड़ेगी? तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, व्हाट्सअप अलग नंबर है मेरा, उस पर बात करें, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है ना। और मैं बहुत प्रताड़ित हुआ इससे। यार, आप एक अच्छे माहौल में बैठे हुए, फैमिली के साथ बैठे हुए, फ़ोन आया और कोई आपको कह रहा है तो इस्लाम का दुश्मन है, माँ बहन की 2-4 गालियाँ डाल दिया,
तू यहाँ आके मिल, साले वो एक तो गाली भी दे रहा है, कह रहा आके मिल तुझे बताऊंगा मैं। तो इस तरीके की ये तो बहुत पैथेटिक चीजें होती है। चलिए उसको मान तो के चलते मैं हैं कि वो डिलीट करके, लेकिन आपको सबसे अच्छा बताया कोई ना, वाकया हो। अच्छा वाक्य में से ये बताया आपको कि मुझे फ़ोन आया, कई जगह से फ़ोन आया और सुदूर इलाकों से आया। कई लोग चैनल पे ही लिखते हैं, कई साथी, मतलब मैं कम से कम ऐसे 7 से 8 साथियों को जानता हूँ जो यूट्यूब चैनल हमारा देख के पीएचडी का टॉपिक तय कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरे टच में है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके चैनल देखने के बाद, मैंने, किसी ने कहा मैं पॉलिटिकल साइंस से अपने एमए किया, किसी ने कहा सोशोलॉजी से किया हूँ, किसी ने कहा मैं हिस्ट्री से किया हूँ। उन्होंने कहा कि आपका चैनल हम देखते थे, इसलिए हमको ये आइडिया आया कि हम इस पर अपनी पीएचडी करें। ये हमारे लिए बड़ी बात थी कि बड़ी अचीवमेंट है। देखा कि हमारे कई साथी लिखते हैं कि आपका चैनल हमारे लिए रॉफ क्या बोलते हैं पीएचडी की ज़ुबान में, कि हमारे लिए जो रिसोर्स प्राइमरी सोर्स का काम करता है ये। तो और इवन कि वो कहते हैं कि देखिए हमारा टॉपिक ये है, अगर इस विषय पे अगर आप थोड़ा सा कहीं से वीडियो बना दें या किसी का इंटरव्यू ले लें तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इसका मतलब है कि आपके टच में देश के जो सबसे फर्टाइल ब्रेन जो कहा जाता है पीएचडी के स्कॉलर्स, उनकी भी संख्या अच्छी खासी उनकी संख्या है। लेकिन वो लोग बड़े कामचोर टाइप के लोग होते हैं, वो खाली अपना काम करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका कहीं पे आर्टिकल अच्छा सा छप जाए, अगर पीएचडी कर लिए हैं तो वो कहीं पे प्रोफेसर बन जाएं, और बाकी उनको मतलब पे बैक टू सोसाइटी वाला जो बात बाबा साहब कहते हैं, आंदोलन का कोई मतलब नहीं। आंदोलन खाली उनकी अपनी पीएचडी अच्छी सबमिट होने तक ही है, और उससे जितना उनको लाभ मिल सके उतने तक है। लेकिन उनमें शिरीन कितनी ब्रिलियंट है। शिरीन कौन? शिरीन आजम, जो ऑक्सफोर्ड से हैं। और हमारे खालिद भाई तो पीएचडी के दौरान ही इतना काम किए, या मसूद आलम फलाही साहब देखिए, है ना। तो ये लोग, मैं सबको नकार नहीं रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो अनुभव है ना, ये छले जाने का भी एक अनुभव होता है ना, कि हम किसी के लिए हम बढ़ के कर रहे हैं कि यार तू पीएचडी कर रहा है तो इससे आंदोलन को फ़ायदा होगा, और फिर एक दिन उससे बोले कि यार तू कुछ कर, तो वो कह रहा है कि भाई नहीं हम नहीं कर पाएंगे, यार इंटरव्यू दे। लेकिन इसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को ये देखिए कि जो कभी अपने आप को ये नहीं कहता था, जैसे आप अपने पुराने दिनों को याद कीजिए कि आपको लगता था कि जाति बात करना मतलब इस्लाम को कमजोर करना है, तो वहां से आप उसकी उंगली पकड़ के जहरी पार करा दिए। तो हो सकता है आने वाले समय में बिल्कुल। वो विवेक कुमार की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने जो, कौन विवेक कुमार? वही जेनी वाले, जो जब आए थे वो अली अनवर के साथ, खालिद के साथ, जो जेनी में, उन्होंने कहा था कि जो पीएचडी कर रहे हैं ना, उनको लकीर खींचनी पड़ेगी कि वो कहाँ खड़े हैं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। वो जो दोनों रवैया अपनाते हैं ना, वो ठीक बात नहीं है। तो वो लाइन वाकई अच्छी। तो अभी तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन बहुत सारी बातें बाकी भी है जो समय समय पे आपसे बात करके जनता के बीच में लाई जाएगी। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि जनता से भी आपके कुछ सवाल रहे होंगे, तो आप क्या सवाल हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, जो आपके खास करके व्यूअर्स हैं, या फिर जिनके अंदर लगता है कि नहीं भाई इस चैनल को हम देखेंगे तो देख के हमारा एक कंसेप्ट डेवलप होगा, या हम पीएचडी करेंगे, या फिर हम अपना जो अलग अलग जो रिसर्च पेपर है उसको हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके के लोगों को भी उसमें इंक्लूड करते हुए, और एक जो ग्राउंड पे जो काम कर रहा है कार्यकर्ता, उसको भी इसमें इंक्लूड करते हुए कि किस तरीके से वो करना चाह रहे हैं। जी, मेरा बस जैसे मैंने अभी बताया था कि 2000 व्हाट्सएप पर जो है सदस्य हैं, अभी 300 आता है हमारा। तो यही है कि भाई जो देख रहा है, कम से कम अगर एक बंदे को भी वो फॉरवर्ड कर दे, शेयर कर दे, तो इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा। उसका भी तो काम होगा। हाँ, वो जो काम कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो जाएगा, तो उसकी पॉपुलैरिटी होगी। ये एकदम मुर्दा कौम है, कुछ करना नहीं चाहती। इसके पास सिर्फ ज्ञान है, बोलने के लिए इतना बड़ा मुंह है और इतनी बड़ी ज़ुबान है। ये आपको ज्ञान दे देगी कि ऐसे करना था, वैसे करना था, ये करना था, वो करना था, और इनसे शेयर नहीं हो पाता, वीडियो शेयर तक नहीं कर पाते। अगर हम लिंक भेजते, आप सोचिए 2000 अगर ग्रुप में है तो 2000 में से मैं मानता हूँ कि 50% लोग नहीं देखते होंगे, नहीं इतनी काबिल होंगे। 50% मतलब 1000 लोग भी उस लिंक को क्लिक नहीं करते। तो ये आलम है, और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आगे थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो उसको तो ये टारगेट किया, फैयाद अहमद फैज़ी के पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए हैं कि पता नहीं क्या वो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एटम बम फोड़ने जा रहा है वो। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत आगे काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पड़े हुए, हर आदमी दूसरे की टांग पकड़ खींचने का चक्कर पड़ा हुआ है। ये लकीर मिटा के अपनी लकीर बड़ी करने वाले लोग हैं ज़्यादातर लोग,
ठीक है, इनको खुद लकीर है। मुझसे बोलते तूने ये नहीं किया, अरे तुम एक और चैनल बना लो यार। दलितों के कितने, जैसे दिलीप सिंह, मुझे लगता है 256 यूट्यूब चैनल का दिखाया था, 256 या 265, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मुझे हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ। तो वो लगातार डाल रहा था कि ये चैनल ये चैनल ये चैनल, तो उस टाइम ये बात निकली थी। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन, लेकिन इतना याद था मुझे कि 200 के करीब वो चैनल के मतलब सैकड़ों में है ना, सैकड़ों में चैनल था। तो तुम पसमादा डेमोक्रेसी की तुमको गलत लग रहा है, तुम अपना एक बना लो यार, तुम इसी पर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हमने कौन सा रोक रखा है तुमको लगता है कि इस विषय पर यह नई बात हो रही है और ये पसमादा डेमोक्रेसी वाले गलत कर रहे हैं, तुम बना के तुम आगे कर लो उसको काम। ठीक है, अब मैं बताया ना फ्री में काम चल रहा है, तुम अपना करो यार, तुम अपना बना लो, लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तुमको लग रहा है कि ये उससे जाके मिल गया है, ये उससे मिल गया है, ये इसके पीछे तो पर अच्छा, मुझे कहते हैं कि ये जो है इसके पीछे भाजपा है या जो भी सरकारी ताकतें हैं इसके पीछे। 8,000 सब्सक्राइबर हैं, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार का हाथ हो मेरे ऊपर? अरे उसका एक फोटो डलता है ना मोदी जी का, 80,000 लाइक आते हैं उस पर, और आपको ये लग रहा है कि मुझे सरकार मदद कर रही है और 8,000 सब्सक्राइबर है मेरे, 300 व्यूवर है। एक बार अगर मोदी जी शेयर कर दे, या मोदी जी कहने पर उनके जो और भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, एक झटके में यार 8,000 से 8 लाख कब बन जाते हैं? 8 करोड़ भी बन सकता है। 8 करोड़ तो भी बड़ा उस अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, 80 लाख तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर 5 बड़े यूट्यूब चैनल वाले या जिनके पास इतनी संख्या है घुमा दें कि भाई ये तो है। आप कभी गौर किया कि आरएसएस का कोई चैनल बनता है, बनते ही धड़ाम से ऐसे बूम, है ना, ऊपर एकदम, क्यों? क्योंकि उसके बाकी के चैनल उसको प्रमोट कर देते हैं। मेरे ऊपर आरोप भी है कि ये इसको मिल रहा है। अबे तुम शर्म तो कर लो यार, तुम्हारी बुद्धि एकदम घुटने में ही है कि समझ में नहीं आ रहा कि 8,000 सब्सक्राइबर और मुश्किल से 500 व्यूअर वाले आदमी को सरकार मदद कर रही है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है। आपके कंटेंट से लोग डरे हुए हैं ना, इसलिए उनको कंटेंट, हाँ ये बात है, देख कम रहे हैं, सवाल वाजिब है हमारा। सही सवाल पूछने पर सही जवाब मिलते हैं ना। एक कविता थी, मुझे भूल गई कविता, कि सही सवाल उठो सही सवाल पूछने का वक्त आ गया, है ना। जब सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब की ओर बढ़ोगे। जैसे मैं बोला कि मैं भी कैसे बदला, सही सवाल दिमाग में आने शुरू हुए ना। जब तक जो लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जैसे आप व्यक्तिगत उनसे मिलिए तो कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत गड़बड़ है। जैसे कि पिछले दिनों एक मऊ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए थे, तो कह रहे थे कि खाने को लेके जो कहा जाता है ना कि दस्तरखान और नमाज का जो ये है पंक्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि एक के यहाँ खाना खाने गए, तो जब बच गया तो हुआ कि भाई चलिए कोई बात नहीं, कुत्ते को डाल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कुत्तों को नहीं डालते हम जुलाहों को दे देते हैं। तो जिन चीज़ों को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, मतलब उसका सेंस जो है वो फाइंड आउट करके, और ये नहीं ढूंढने की कोशिश करता था कि ये सही है या गलत है, अब उनके तंतु कहीं ना कहीं इसको अपने रडार में लेना शुरू किए हैं। तो ये तो आपकी सफलता है ना। जी मेरी सफलता है, लेकिन मऊ वालों से कोई उम्मीद है नहीं। एकदम अशराफिया सोच वाले लोग हैं। ये जो घेटों में रहता है ना, चाहे वो मऊ में रहे, चाहे मुबारकपुर में या कहीं पर भी, उनकी सोच वही जिस उसी सोच से मैं निकल के आया था ना, कौम वाली सोच। उनके लिए मैं दुश्मनी रहूँगा, भाजपा का एजेंट रहूँगा। ये आएंगे सबसे बाद में, आएंगे लाभ लेने, जब कामयाब हो जाएगा, जब उनको लगेगा कि अब जो है राजनीति में टिकट भी पसमादा के नाम से मिल रहा है या दूसरे लाभ भी पसमादा के नाम से मिल रहे हैं, तब ये को लोग तब बोलने आएंगे ये लोग। अभी तक तो ये सबसे बड़े विरोधियों में से हैं हमारे, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ कि कुछ बातें और आते हुए नए साल के लिए कुछ 2 शब्द आप करना चाहें तो? देखिए, हम अंदर से मोटिवेटेड हैं। कुछ तल की बात कर रहा हूँ मैं, 8,000 सब्सक्राइबर 300 व्यू के साथ भी इतना मोटिवेशन है। डेली वीडियो बना रहे हैं, डेली कोट्स बना रहे हैं, डेली शॉर्ट्स बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। जिसको बुरा लग रहा है बुरा लगता रहेगा, जिसको लग रहा है किसी का एजेंट हूँ, बना रहूँगा एजेंट। तुमको जो करना है कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।